पापा, आप हमेशा झांसी की रानी की तस्वीर के साथ दादी का फोटो क्यों रखते हैं? नवेली ने अपने पापा सुप्रतीक से पूछा था। तुम्हारी दादी ने भी झांसी की रानी की तरह अपने हकों के लिए तलवार उठाई थी, इसलिए, सुप्रतीक ने कहा। सुप्रतीक का ध्यान माँ के फोटो पर ही रहा। चौड़ा सूना माथा, होठों पर मुस्कुराहट और भरी हुई पनियल आंखें। माँ की आंखों को उसने हमेशा ऐसे ही डबडबाई हुई ही देखा था। ताउम्र जो होठों की मुस्कान से हमेशा बेमिल लगती थी। एक बार सुप्रतीक ने देखा था माँ की चमकती हुई काजल भरी आंखों को, तब वह 10 साल का रहा होगा। उस दिन वह जब स्कूल से लौटा तो देखा कि माँ अपनी नर्स वाली ड्रेस की जगह चमकती हुई लाल साड़ी पहने हुए थीं और उनके माथे पर थी लाल गोल बिंदी। माँ को निहारने में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आया हुआ है। सुप्रतीक, देखो ये तुम्हारे पापा, माँ ने कहा था। पापा, मेरे पापा, कहकर सुप्रतीक ने उनकी ओर देखा था। इतने स्मार्ट सूट बूट पहने हुए उसके पापा। एक पल को उसे अपने सारे दोस्तों के पापा याद आ गए, जिन्हें देख वह कितना तरसा करता था। मेरे पापा तो उन सब से कहीं ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं। कुछ और सोच पाता कि पापा ने उसे बाहों में भींच लिया। ओह, पापा की खुशबू ऐसी होती है। सुप्रतीक ने दीवार पर टंगे माम पापा के फोटो की तरफ देखा। जैसे बिना बिंदी माँ का चेहरा कुछ और ही दिखता है, वैसे ही शायद मूछें उगाकर पापा का चेहरा भी बदल गया है। माँ जहाँ फोटो की तुलना में दुबली लगती थीं, वहीं पापा सेहतमंद दिख रहे थे। सुप्रतीक देख रहा था माँ की चंचलता, चपलता और वह खिलखिलाहट। हमेशा शांत सी रहने वाली माँ का यह रूप देखकर वह खुश हो गया था। कुछ पल को पापा की मौजूदगी भूलकर वह माँ को देखने लगा। माँ खाना लगाने लगी। उन्होंने दरी बिछाकर 3 प्लेटें लगाईं। सुधा, बेटे का क्या नाम रखा है? पापा ने पूछा था। सुप्रतीक, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। यानी अपने नाम सु से मिलाकर रखा है। मेरे नाम से कुछ नहीं जोड़ा, पापा हंसते हुए कह रहे थे। हूँ, सुधा और घनश्याम को मिलाकर भला क्या नाम बनता? सुप्रतीक सोचने लगा। आप यहाँ होते तो हम मिलकर नाम सोचते घनश्याम, माँ ने खाना लगाते हुए कहा था। घनश्याम, हाँ हाँ हाँ। कितने दिनों के बाद यह नाम सुना। वहाँ सब मुझे सैम के नाम से जानते हैं। अरे, तुमने अरबी के पत्ते की सब्जी बनाई है? सालों हो गए हैं बिना खाए, पापा ने कहा था। सुप्रतीक ने देखा कि माँ के होंठ सैम सैम बुदबुदा रहे थे, मानो वे इस नाम की रिहर्सल कर रही हों। सुप्रतीक ने अब तक पापा को फोटो में ही देखा था। माँ दिखाती थीं 2 से 4 पुराने फोटो। वे बताती कि उसके पापा विदेश में रहते हैं। लेकिन कभी पापा की चिट्ठी नहीं आई और न ही वे खुद। फोन तो तब होते ही नहीं थे। माँ को उसने हमेशा बहुत मेहनत करते देखा था। एक अस्पताल में वे नर्स थीं, घर बाहर के सभी काम वे ही करती थीं। जिस दिन माँ की रात की ड्यूटी नहीं होती थी, वह देखता कि माँ देर रात तक खिड़की के पास खड़ी आसमान को देखती रहती थीं। सुप्रतीक को लगता कि माँ शायद रोती भी रहती थीं। उस दिन खाना खाने के बाद देर तक वे तीनों बातें करते रहे थे। सुप्रतीक ने उस पल में मानो जमाने की खुशियां हासिल कर ली थीं। सुबह उठा तो देखा कि पापा नहीं थे। माँ, पापा किधर हैं? सुप्रतीक ने हैरानी से पूछा था। तुम्हारे पापा रात में ही होटल चले गए, जहां वे ठहरे हैं। माँ का चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। माथे की लकीरें गहरी दिख रही थीं। आंखों में काजल की जगह फिर पानी था। थोड़ी देर में फिर पापा आ गए, वैसे ही खुशबू से सराबोर और फ्रेश। आते ही उन्होंने सुप्रतीक को सीने से लगा लिया। आज उसने भी कस कर भींच लिया था उन्हें, कहीं फिर न चले जाएं। पापा, अब आप भी हमारे साथ रहिएगा, सुप्रतीक ने कहा था। मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा।
हवाई जहाज से वहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा, पापा बोल रहे थे। सुप्रतीक उस सुख के बारे में सोच सोच कर खुश हुआ जा रहा था। पर तुम्हारी मम्मी नहीं जा पाएंगी, वे यहीं रहेंगी। तुम्हारी एक माँ वहां पहले से हैं, नैन्सी। वे होटल में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। पापा को ऐसा बोलते सुन सुप्रतीक जल्दी से हटकर सुधा से सटकर खड़ा हो गया था। मैं कल से ही तुम्हारे आने की वजह समझने की कोशिश कर रही थी। एक पल को मैं सच भी समझने लगी थी कि तुम सुबह के भूले शाम को घर लौटे हो। जब तुम्हारी पत्नी है तो बच्चे भी होंगे, फिर क्यों मेरे बच्चे को ले जाने की बात कर रहे हो? सुधा अब चिल्लाने लगी थी। एक दिन अचानक तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, तब मैं पेट से थी। तुम्हें मालूम था ना? एक सुबह अचानक तुमने मुझसे कहा था कि तुम शाम को अमेरिका जा रहे हो, तुम्हें पढ़ाई करनी है। शादी हुए बमुश्किल कुछ महीने हुए थे। तुम्हारी दहेज की मांग जुटाने में मेरे पिताजी रास्ते पर आ गए थे। लेकिन अमेरिका जाने के बाद तुमने कभी मुझे चिट्ठी नहीं लिखी। मैं कितना भटकी, कहां नहीं गई कि तुम्हारे बारे में जान सकूं। तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे ही गुनाहगार ठहराया। अब क्यों लौटे हो माँ? अब हाँफ रही थीं। सुप्रतीक ने देखा कि पापा घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाए बोलने लगे थे। सुधा, मैं तुम्हारा गुनाहगार हो सकता हूँ। सच बात यह है कि मुझे अमेरिका जाने के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत थी और इसी की खातिर मैंने शादी की। तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। उस शादी को मैंने कभी दिल से स्वीकार ही नहीं किया। बाद में मैंने नैन्सी से शादी की और अब तो मैं वहीं का नागरिक हो गया हूँ। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद हम माँ बाप नहीं बन सके। यह तो मेरा ही खून है। मुझे मेरा बेटा दे दो। सुधा अचानक काफी बेचैन लगने लगे थे। पापा, देख रहा हूं कि तुम इसे क्या सुख दे रही हो। सीधे सीधे मेरा बेटा मेरे हवाले करो, वरना मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। सुप्रतीक देख रहा था उनके बदलते तेवर और गुस्से को। डोट वह सुधा से और चिपट गया। तभी उसके पापा पूरी ताकत से उसे सुधा से अलग कर खींचने लगे। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और उसके पापा उसे खींचकर घर से बाहर ले जाने लगे कि अचानक माँ रसोई वाली बड़ी सी छुरी हाथ में लिए दौड़ती हुई आईं और पागलों की तरह पापा पर वार करने लगी। पापा के हाथ से खून की धार निकलने लगी, पर उन्होंने अभी भी सुप्रतीक का हाथ नहीं छोड़ा था। चीख पुकार सुनकर अड़ोस पड़ोस से लोग जुटने लगे थे। किसी ने इस आदमी को देखा नहीं था। लोग गोलबंद होने लगे। पापा की पकड़ जैसे ही ढीली हुई, सुप्रतीक दौड़कर सुधा से लिपट गया। लाल साड़ी में माँ वाकई झांसी की रानी ही लग रही थीं। लाल लाल आंखें, गुस्से से फुफकारती सी, बिखरे बाल और मुट्ठी में चाकू। सुप्रतीक ने देखा कि सड़क के उस पार रुकी टैक्सी में एक गोरी सी औरत उसके पापा को सहारा देते हुए बिठा रही थी। नवेली, तुम्हारी दादी बहुत बहादुर और हिम्मत वाली थीं, सुप्रतीक ने अपनी बेटी से कहा। सुप्रतीक की निगाहें फिर से मां के फोटो पर टिक गई थीं। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।